जय हिंद। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे मौर्य वंश के बारे में। ठीक है, सीधे टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि ये आप उस समय के संपूर्ण भारत का मैप देख रहे हैं, संपूर्ण भारतवर्ष का मैप देख रहे हैं, और ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है भारत का, इस पे मौर्य वंश का साम्राज्य था। यह आप ध्यान में रखिएगा। यानी एक तरह से देखा जाए तो अफगानिस्तान के हिस्से में पाकिस्तान का हिस्सा और ये भारत का जो हिस्सा आप देख रहे हैं, उस समय का मौर्य वंश का साम्राज्य था। अब हम पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है सिकंदर का आक्रमण, यानी सिकंदर 326 बीसी में, 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करता है। भारत पर जब आक्रमण करता है तो तक्षशिला यानी गांधार तक्षशिला के आसपास के क्षेत्रों में अंभी नामक शासक शासन कर रहा था। उसने सिकंदर के सामने घुटने टेक दिया। अब उस समय चाणक्य यानी जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा है, उनके पिता का नाम था चणक। वो तक्षशिला में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की और उनके अंदर एक देश भावना की बात थी। वो चाहते थे कि विदेशी भारत पर आक्रमण न करें। तो उस समय जैसे आप जानते हैं कि 544 बीसी 44 बीसी में महापद्म नंद ने नंद वंश की स्थापना की, और इसका जो शासक था घनानंद, वो बहुत ही भ्रष्ट क्रूर शासक था, जिसको जनता के हितों से कोई सरोकार नहीं था, कोई मतलब नहीं था। तो चाणक्य जो है दरबार में जाता है, घनानंद के दरबार में जाता है, और वह चाहता है कि घनानंद सिकंदर का सामना करे। लेकिन घनानंद जो है इस बात को स्वीकार नहीं करता है और वह जो है चाणक्य का तिरस्कार करता है। चाणक्य वहाँ फैसला करता है कि मैं जब तक तुम्हारे तिरस्कार का बदला नहीं लूँगा तब तक अपने जटा को नहीं बांधूंगा। वो जाता है, रास्ते में एक लड़के को देखता है कि एक लड़का गडेरियों के बीच उनके झगड़ों को फैसला कर रहा है, और बड़े ही सहज तरीके से, बहुत ही स्वाभाविक तरीके से जो गडेरिये हैं उसकी बातों को मान रहे हैं। यानी उसके अंदर नेतृत्व कौशल था, नेतृत्व क्षमता था। उस लड़के के बारे में जब वह चाणक्य पता करता है तो पता करता है कि यह जो है दास दासी का एक पुत्र है। यह जो है चाणक्य उन दास दासियों से उस पुत्र को खरीदता है। उसी का नाम चंद्रगुप्त मौर्य है, और चंद्रगुप्त को वो ले जाता है तक्षशिला, और तक्षशिला शस्त्र और शास्त्र दोनों का बोध कराता है, दोनों का ज्ञान कराता है। अब चूंकि सिकंदर के आक्रमण के बारे में मैंने पूरा बताया है कि किस तरह से वह पोरस से आक्रमण करता है, पोरस को पराजित करता है, लेकिन पोरस की बहादुरी से वह बहुत प्रभावित होता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि सिकंदर के घोड़े का नाम बुकाफेला था। उसी के आधार पर, उसी के नाम से उसने एक बुकाफेला नगर स्थापित की। और मैंने उस पिछले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, कि उसकी सेना ब्यास नदी पार करने से मना कर देती है। लेकिन अभी इसमें टॉपिक आपका है चंद्रगुप्त मौर्य। तो 522 बीसी में 322 देखिएगा, 322 बीसी में 322 बीसी में चाणक्य की नीतियों के आधार पे और लगभग 2.5 लाख से 3 लाख सैनिक लेकर के चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की कूटनीति के आधार पे वह घनानंद पे, मगध पे आक्रमण करता है और घनानंद को परास्त कर देता है। ठीक, घनानंद को परास्त करने के बाद मौर्य वंश की स्थापना होती है, और इसका पहला शासक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आप समझिए, 345 ईस्वी के आसपास इसका जन्म हुआ, 345 में। और जस्टिन और प्लूटार्क, यानी जस्टिन जो है ये देखता है कि जो अभिलेखों में सेंट्रोकोट्स लिखा गया है
वह दरअसल में क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य ही है। और इसके बारे में और जाना कि विशाख दत्त में लिखा गया है। विशाख दत्त मुद्रा राक्षस, यानी विशाख दत्त ने जो लिखा है मुद्रा राक्षस, उसमें उसने कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल यानी निम्न कुल का माना गया है। तो यहाँ से देखिएगा, तो अब क्या करता है कि चंद्रगुप्त मौर्य महान प्रतापी शासक है और धीरे धीरे मगध के साथ साथ उसका साम्राज्य विस्तार होता चला जाता है। इधर आप देखते हैं कि 16 महाजनपदों के अधिकांश हिस्सों पे इसका कब्जा होता है, क्योंकि चाणक्य के नीतियों के अनुसार काम करता है। जब सिकंदर जाता है तो इधर जो पाकिस्तान का हिस्सा है, गांधार का तक्षशिला, ये जो हिस्सा है, इसमें वह जो है किसको बनाता है, अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर। मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि इसकी सेना में 2 सेनापति थे, एक थल सेनापति सेल्यूकस निकेटर था और एक जल सेनापति नियारकस था। नियारकस यानी अरब सागर से भारत में आया था। तो थल सेनापति की बात करते हैं सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में 305 बीसी में आमना सामना होता है। 305 बीसी में दोनों के बीच में आमना सामना होता है। सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में जब आमना सामना होता है तो सेल्यूकस निकेटर पराजित होता है। दरअसल युद्ध के बारे में हल्का सा बताना चाहूँगा मैं आपको कि सेल्यूकस निकेटर की सेना बढ़ती जा रही है, उतावला होता जा रहा है चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य कहता है कि अभी इंतजार करो, आक्रमण का सही समय आएगा। तो जब ये सेना बढ़ती जा रही है और एक ऐसे खंडहर वाले स्थान पे पहुंचती है और उसी समय बारिश हो जाती है, तो बारिश को देख करके, सही अवसर समझ करके, पा करके चंद्रगुप्त मौर्य आक्रमण करता है और सेल्यूकस निकेटर को पराजित करता है। सेल्यूकस निकेटर की लड़की थी कार्नेलिया और उसी कार्नेलिया से चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह होता है। साथ साथ काबुल, कंधार, हेरात और मकरान ये पूरा का पूरा मिल जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। अब उसी समय सेल्यूकस निकेटर अपना एक दूत भेजता है, मेगस्थनीज, जिसने इंडिका लिखा है। ये ध्यान दीजिएगा, मेगस्थनीज आता है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में रहता है और वह जो लिखता है इंडिका में लिखा है कि राजा जो है पालकियों में चलता है, राजा की जो महल है लकड़ी के होते हैं। साथ साथ उसमें देखा है कि सेना शिविर में रहती है, सेना की सेवा करने के लिए नौकर चाकर होते हैं। जब पालकियों में राजा जाता है तो लोग यानी आम जनता उसको देखने के लिए हुजूम बनाती है, जैसे आजकल कोई फिल्म स्टार आता है। तो इस तरह से देखते हैं। साथ साथ प्लूटार्क ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 300 हाथियां दिया। इसको आप ध्यान रखिएगा। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विष्णु पुराण और भागवत पुराण में जानकारी मिलती है। धीरे धीरे जैसे जैसे समय नज़दीक आता है, यानी लगभग एक तरह से 299 बीसी के आसपास इसका माइंड चेंज होने लगता है चंद्रगुप्त मौर्य का। वह जो है क्या करता है कि धीरे धीरे वह धर्म की तरफ जाता है, उसका मन बेचैन रहने लगता है, वह अवसाद की स्थिति में, वो डिप्रेशन में रहने लगता है। तो जैन मुनि भद्रबाहु से वह जैन धर्म की दीक्षा लेता है। बाद में उसको एहसास होता है कि धन दौलत साम्राज्य ये सब कुछ बेकार है। चाणक्य उसको बहुत समझाता है कि नहीं, तुम राजा का एक धर्म होता है युद्ध करना, इस धर्म का तुमको पालन करना चाहिए, तुम पालन करो, मोहभंग मत तुम्हारा नहीं होना चाहिए तुम्हारा मोहभंग। तो लेकिन ये माना नहीं और अंततः भद्रबाहु से दीक्षा लेकर के, जैन धर्म की दीक्षा लेकर के वो जाता है श्रवणबेलगोला कहाँ पे है? कर्नाटक, यानी तत्कालीन मैसूर यानी कर्नाटक में जाता है और वहाँ जो है उपवास द्वारा अपने प्राण का
त्याग कर देता है। अब उसके बाद उसका पुत्र जो है बिंदुसार बनता है। और बिंदुसार में याद रखिएगा, ये ध्यान से याद रखिएगा कि बिंदुसार को अमित्र घात का मतलब शत्रुओं का नाश करने वाला कहा गया है। और इसको वायु पुराण में भद्रसार कहा गया है और कहीं कहीं सिंहसेन कहा गया है, सिंहसेन, यह ध्यान रखिएगा। और इसी के समय जो है, ठीक, डायमेकस आया था। सीरिया नरेश एंटियोकस ने डायमेकस नामक एक दूत को भेजा था और डायमेकस की रचनाओं से बिंदुसार के बारे में जानकारी मिलती है। अब बिंदुसार के समय ही तक्षशिला में विद्रोह हुआ। तो बिंदुसार के समय ही तक्षशिला में विद्रोह हुआ और उस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने सुसीम को भेजा। जब सुसीम गया तो विद्रोह को दबाने में असफल रहा। तो उस समय बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को भेजा और अशोक ने उस विद्रोह को कुचल दिया और यहाँ से प्रभाव बढ़ गया अशोक का। और कहीं ना कहीं सुसीम के मन में डर बैठ गया कि भविष्य का यह राजा होगा। अब बात करते हैं अशोक की। अशोक जो है, याद रखिएगा, अशोक जो है अवंती की दो राजधानियां उज्जैन और माहेश्वती। तो उस अवंती का राज्यपाल रहा है कौन? अशोक। अवंती का राज्यपाल रहा अशोक। और अशोक का मैक्सिमम समय जो है इधर ही बीता है, विदिशा, उज्जैन, ठीक, ये देखिएगा अवंती के आसपास। और उसी समय एक देवी, यानी जो देवी नाम की औरत है, उससे इसकी शादी हुई। इसकी 4 पत्नियां थी, देवी, पद्मावती, करवाकी और तिष्यरक्षिता। ये ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं अशोक की। तो अशोक ने शिलालेख, जैसे शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख। शिला मतलब पत्थर पे लिखवाया और स्तंभों पे लिखवाया। जैसे अब देखते हैं गुहा लोक यानी गुफाओं में लिखवाया। और फैंथलर ने 1750 में पहली बार खोज किया किसके? अशोक के शिलालेखों की, अशोक के लेखों की, स्तंभ लेखों की, शिलालेखों की खोज किया और उसको पढ़ने में सफलता पाई जेम्स प्रिंसेप ने। याद रखिएगा 1837 में। और ये डायरेक्ट पूछ देता है। अब सवाल ये है कि जेम्स प्रिंसेप वो जितने भी अभिलेख थे उसमें देवानाप्रियम, ठीक, चक्रवर्ती साम्राज्य, यही सब लिखा था। कहीं अशोक का उल्लेख नहीं था। इसलिए वो पकड़ नहीं पा रहा था कि आखिर ठीक है मौर्य वंश का कोई है तो मौर्य वंश में कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर रहा है कि बिंदुसार की बात कर रहा है कि अशोक की बात कर रहा है? तो यहाँ पे एक जगह उसने देखा मास्की और गुर्जरा, ठीक, इसी हिस्से में कहा जाता है कि गुर्जरा वो जगह है जहाँ से अशोक गुजरा था और उस शिलालेख पे कुछ लिखवाया था और वहाँ के लोग कहने लगे गुजरा यानी गुर्जरा कहा जाने लगा। तो गुर्जरा और मास्की में पहली बार उल्लेख मिला कि अशोक नाम पड़ा। तब जेम्स प्रिंसेप ने पकड़ा कि नहीं, जो देवानाप्रियम है, चक्रवर्ती सम्राट है, वह अशोक की ही बात करता है। और अशोक जो है, जैसा जानते हैं कि अशोक के काल में डियानीसियस जो फिलाडेल्फी टालमी सेकंड का दूत था, ठीक, कहीं कहीं डायनोसियस मिलता है लेकिन दरअसल इसका नाम है डियानीसियस। और यह जो है फिलाडेल्फिया यानी टालमी सेकंड का यह दूत था। सीरिया नरेश था फिलाडेल्फिया या फिलाडेल्फस, याद रखिएगा एक बार फिर से। डियानीसियस जो राजदूत था वो दरअसल सीरिया नरेश फिलाडेल्फस यानी टालमी सेकंड का राजदूत था जो अशोक के काल में आया। और इससे जानकारी मिलती है अशोक के बारे में। अशोक जो है शुरू में वो आजीवक संप्रदाय का, आजीवक संप्रदाय यानी माखली गोसाल, आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने? माखली गोसाल ने। वह उनको बहुत मानता था और उनको प्रश्रय भी दिया। और आजीवक संप्रदाय के लिए वह बराबर की पहाड़ियों में कुछ जगह दिया
उस जगहों का नाम है कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। ये जो है बराबर की पहाड़ियों में जो मिलता है साक्ष्य, वो दरअसल किसका है? वो है आजीवक संप्रदाय। और आजीवक संप्रदाय यानी माखली गोसाल जिसके संस्थापक थे। माता का नाम आप याद रखिएगा, अशोक का माता का नाम सुब्रदांगी है, सुब्रदांगी। और इनके लड़के का नाम महेंद्र और संघमित्रा है। साथ साथ अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से अशोक सम्राट बनता है, और इस अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे पूरा अशोक के बारे में कि किस तरह से अपने 100 भाइयों का कत्ल करता है। लाल कुआं जो पटना में आप देखते हैं उसका क्या इतिहास है, कलिंग युद्ध क्या होता है, किस तरह से वो निगोद से और उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा लेता है, और किस तरह से उसका मानस पटल बदलता है, उसकी मानसिकता बदलती है और चंडअशोक से अशोक बनता है। ठीक, साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि जो 14 शिलालेख है किससे संबंधित है, चर्चा करेंगे स्तंभ लेख के बारे में भी, गुहा लेख के बारे में भी, और ये भी बता करेंगे कि जो अपने भाइयों को इतना प्यार करने वाला, इतना मानने वाला, बाद में सभी भाइयों का हत्यारा कैसे बन जाता है। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं इस चैनल पे लगातार वीडियो डालता रहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इन्हीं सब बिंदुओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।